हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पॉलिटी में चैप्टर 3 कवर कर लिया है। चौथा चैप्टर जो हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक लेक्चर हमारा हो चुका है जो कि आप लोगों को मिल चुका होगा, जिसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से डिराइव्ड हुआ और किनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया इसके बारे में समझें। उसके बाद उसके फंक्शन को एलियट बुमर ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है उसको समझें। और अब चलिए समझते हैं जो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये आपको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको फीचर या ये चीज़ नहीं समझाया, ये ओवरऑल वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड में किसी भी देश का संविधान बनता है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए जो पब्लिक के लिए या गवर्नमेंट के लिए या पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बेनिफिशियल हो। इन सब चीज़ों पे बात हो रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कहाँ से आया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, इसके बारे में समझाया। आज हम लोग क्वालिटीज़ पढ़ेंगे जो हमारे या किसी भी देश के संविधान में क्या होनी चाहिए फंक्शंस, क्वालिटीज़ उसके। आइए उन क्वालिटीज़ को हम लोग देखते हैं। पहला क्वालिटीज हमारा है ब्रीविटी। ब्रीविटी क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी प्रिसाइज एंड शुड नॉट कंटेन अनवांटेड प्रोविजंस। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोकस्ड होके जो भी उसमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ उन्हीं को रखना चाहिए, बिना मतलब का उसको और लेंदी या उसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। तो यही हमारा पहला जो फीचर है ब्रीविटी कहता है। दूसरा फीचर क्या कहता है? क्लैरिटी। ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड स्पेसिफाई इट्स प्रोविजन इन क्लियर टर्म्स। अब सपोज अगर हमारे संविधान में क्लियर नहीं किया जाता, जो आर्टिकल 1 से 395 जिस समय बना था, उन आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, तो आज हम लोग समझ पाते क्या जो हमारा संविधान किस तरह का। दूसरी चीज़, अगर एक आर्टिकल में अगर एक पैराग्राफ लिख दिया जाए, एक ही आर्टिकल को कॉम्प्लिकेशन के साथ रखा जाए, क्या समझ में आएगा या किसी भी तरह का न्याय या किसी तरह का कानूनी व्यवस्था चल पाएगा? तो नहीं। उसी चीज़ को यहाँ क्लैरिटी में क्या करा है, जो आप जो भी प्रोविज़न लाना चाह रहे हैं या आप जो भी प्रोविज़न ला रहे हैं, संविधान में संशोधन कर रहे हैं या संविधान बना रहे हैं उस टाइम, तो आपका एक एक प्रोविज़न क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए, हाँ समझ में आना चाहिए जो ये आर्टिकल या ये क्लॉज क्या कहता है। उसमें किसी तरह का ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन टाइप्स वर्ड नहीं यूज होने चाहिए या सेंटेंस। इसी चीज़ को यहाँ कहना चाह रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा होना चाहिए या किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो होना, उसके प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए। तीसरा जो फीचर है डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस वर्ड ही अपने आप को डिफाइन करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रोविजन का सुटेबल मीनिंग हमको पता होना चाहिए और वो सारी चीज़ें कहाँ अवेलेबल हो संविधान में। जो आर्टिकल 1 हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है तो क्या इसका मतलब है, स्पेसिफाइड होना चाहिए, उसका डिफिनीशन होना चाहिए। इस चीज़ को हमारा संविधान, किसी भी देश के संविधान में ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद किसी भी संविधान में और क्या होनी चाहिए? कम्प्रिहेंसिवनेस। ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी कम्प्रिहेंसिव इन लेइंग डाउन द पावर ऑफ जजमेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज़। क्यों नहीं हो? अगर हमारा संविधान है, हमको अपना राइट्स नहीं पता, अपना ड्यूटीज़ नहीं पता, किसी तरह का जजमेंट किस तरह किस बिहाफ पे लिया जाए या पावर ऑफ क्या किसका पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमको नहीं पता हो, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक नागरिक का क्या अधिकार है और एक सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या अधिकार है, अगर ये स्पेसिफाइड नहीं होगा तो फिर हमारा देश या कोई भी देश किस तरह से चल पाएगा। तो उसी चीज़ के लिए कहता है जो एक भी संविधान जो होना चाहिए, कम्प्रिहेंसिव संविधान होना चाहिए। दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी। सपोज मान लीजिए, स्टेबिलिटी को समझिए, अगर आज हमारे भारत में क्या है, आज सरकार बनी कल ख़त्म, तो आज जो सरकार किसी तरह का कानून लाएगी, कल दूसरी सरकार आएगी उसको हटा देगी, अगर इजी गोइंग होगा तो। लेकिन स्टेबल कहने का मतलब जो अगर किसी भी सरकार के द्वारा अगर किसी तरह का कानून बनाया गया तो सबसे पहला चीज़ तो पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। जो जिस तरह से अपने भारत में है या किसी भी देश में, अमेरिका में 4 साल के लिए प्रेसिडेंशियलशिप है, अपने यहाँ 5 साल की सरकार है, तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट को शो करती है, पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल करती है। दूसरी चीज़, किसी तरह का संशोधन जो हमारे संविधान में होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका मॉडिफिकेशन एक स्पेशल प्रोसीजर के तरह होता है
जिसको तुरंत हटाना बड़ा मुश्किल होता है, या हटाने के लिए भी उस तरह से उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हट पाता है। तो यही चीज़ कहता है जो हमारे संविधान में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। छठा चीज़ एडेप्टेबिलिटी। दूसरी चीज़, एक संविधान इस तरह का होना चाहिए जो अगर कोई कानून उसमें लिखा जा रहा है तो आपका जो भी स्टेट है, मतलब स्टेट कहने का मतलब जो भी रीजन है, कंट्री है, वहाँ के पब्लिक के लिए कन्वीनियंट हो और एक अनुशासन वहाँ बन सके, उस तरह का कानून लाइए जो पब्लिक भी तुरंत अडॉप्ट कर ले उस चीज़ को, एडेप्टेबिलिटी हो उस कानून को मानने के लिए, और गवर्नमेंट को या किसी भी सिस्टम को परेशानी नहीं हो उस सिस्टम को चलाने में। तो ये था हमारा क्या चीज़, क्वालिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए किसी भी देश के संविधान में। हम लोगों ने उस चीज़ को समझा बड़ी बारीकियों से ज़्यादा, क्योंकि ये आपके मेंस पर्पस से, ये जो भी टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे एग्जामिनेशन में शायद क्वेश्चन ना आए प्रीलिम्स में, लेकिन हाँ मेंस में इससे आने के आसार इसलिए हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी टर्म को डिराइव करने के लिए अगर एक छोटे से क्वेश्चन के सब क्वेश्चन में भी आ जाए तो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं इन चीज़ों को, जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वालिटीज़ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फंक्शन करता है, एलियट वुमर ने क्या क्या कहा था। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर से समझने को मिलती है। तो अगर चैप्टर आया है तो हम लोग उसको समझते हुए चलेंगे। इससे प्री में क्वेश्चन आने के आसार ना के बराबर हैं, लेकिन जब चैप्टर है तो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पता कहीं आ जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे जो क्वालिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग अब आइए समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए और क्या होता है। पहला जो क्लासिफिकेशन हमारा है, इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, पहले समझ लेते हैं। एंड इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन हुज आउटकम ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस। अब देखिए क्या कह रहा है, जो इसका जो आउटकम है स्लो है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्यों है इसको अभी समझाते हैं। इसका क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस के आधार पे यहाँ संविधान बनाया जाता है। जो सपोज अगर समाज में कोई एक चाटा मार दिया, अब जब वो चीज़ हमारे सामने आएगा तब उस पर एक कानून बनाया जाएगा। ये प्रैक्टिस के आधार या ग्रेजुअल आउटकम्स कहते हैं। उसके बाद इसको और क्या कहा जाता है, कॉम्युलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। कॉम्युलेटिव क्यों कहा जाता है सो बता रहे हैं। इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स या क्लॉजेज जो होते हैं प्रैक्टिस के आधार पर या जुडिशियल डिसीजन के आधार पर इसमें मेंशन होता है, जुडिशियल डिसीजन के आधार पे। इसीलिए इन्हीं दो रीजन से ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस भी है और कम्युलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किस कारण से, क्योंकि यहाँ जो भी क्लॉजेज या जो भी कानून बनते हैं किस आधार पर बनते हैं, प्रैक्टिस के आधार पर या जुडिशियल डिसीजन जो आया है उसके आधार पर यहाँ कानून बनाया जाता है। अब दूसरा जो हमारा है, हाँ दूसरी चीज़, इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है इवोल्यूशनरी प्रोसेस के माध्यम से इसका संविधान बना है या कोई भी कानून में बदलाव किया जाता है। दूसरा है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ डिलिबरेटली मेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसा कि अपने भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान, जो कि एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, हर एक चीज़ पे एनालिसिस करके बनाया गया है। और इसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग क्या देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, इवॉल्व में जो कि स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्यों है, तो प्रैक्टिस और जुडिशियल डिसीजन के आधार पे वहाँ क्या कहते हैं संविधान बनाया गया था या बनाया, उसमें संशोधन किया जाता है। अपने इंडिया में क्या है, अमेरिका में क्या है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ जो हमारा संविधान बना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया है और इसीलिए इसको कन्वेंशनल कहा जाता है, क्योंकि रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद हमारे संविधान में किसी भी तरह का आर्टिकल या क्लॉजेस डाला गया है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है, अमेरिका और इंडिया। आगे जो हमारा क्लासिफिकेशन में आएगा रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।